नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इंडिया एट 6। मैं हूं अनीता और रोज की तरह मैं लेकर आई हूं अभी तक की पूरे दिन भर की 5 बड़ी खबरें। मैं आपको बताऊंगी देश और दुनिया में कोरोना वायरस का ताजा अपडेट। भारत में 13,500 का आंकड़ा पार हो चुका है और दुनिया भर में 21 लाख से ज्यादा लोग कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। साथ ही बात करेंगे अर्थव्यवस्था के बारे में। आरबीआई ने आज एक राहत पैकेज का ऐलान किया है, उसकी जानकारी मैं आपको दूंगी और इसके साथ ही हम बात करेंगे कि कैसे देश के अलग अलग इलाकों से चिंताजनक खबरें सामने आ रही हैं, कैसे इस तरह की खबरें सामने आ रही हैं कि कभी स्वास्थ्य कर्मियों पर या फिर पुलिस कर्मियों पर हमलों की खबरें लगातार सामने आ रही हैं, तो उसकी भी एक जानकारी मैं आपको दूंगी। तो टोटल मिलाकर जो आज पूरे दिन भर की 5 बड़ी खबरें हैं उनकी जानकारी मैं आपको दूंगी, लेकिन शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से और बात करेंगे अर्थव्यवस्था के बारे में। अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर पूरी दुनिया भर में क्या हो रहा है इसकी जानकारी मैं आपको दूंगी। आरबीआई ने आज एक राहत पैकेज का ऐलान किया है, उसकी जानकारी मैं आपको दूंगी, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि वैश्विक अर्थव्यवस्था में किस तरह की हलचल है। लॉकडाउन की वजह से वैश्विक अर्थव्यवस्था की स्थिति जो है वो कितनी चुनौती भरी हो गई है, कितना बड़ा संकट जो है वो आ गया है वहां पर, वो मैं आपको बताती हूँ। चीन में कोरोना वायरस की शुरुआत हुई थी। चीन पहला देश था जहां पर कोरोना का मामला सामने आया था और चीन की अर्थव्यवस्था जो है वो लड़खड़ा गई है। चीन की अर्थव्यवस्था पहली तिमाही में 6.8% की गिरावट वहां की जीडीपी में दर्ज की गई है और 28 साल बाद यानी कि 1992 के बाद चीन में इतनी भारी गिरावट देखने को मिल रही है अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर। तो चीन की अर्थव्यवस्था जो है वो चरमरा रही है। इसके साथ ही दक्षिण कोरिया की अगर हम बात करें तो अर्थव्यवस्था में रोजगार भी एक बड़ा संकट है। दक्षिण कोरिया में मार्च के महीने में 2 लाख से ज्यादा लोगों की नौकरियां चली गई हैं। हमने देखा कि किस तरह अमेरिका में लाखों लोगों की नौकरियां जा चुकी हैं और इसके साथ ही ऑस्ट्रेलिया में अब तक 49 लोगों की नौकरियां चली गई। भारत में हम देख रहे हैं कि मोदी सरकार के सामने स्वास्थ्य का संकट है और इसके साथ ही आर्थिक संकट है, मजदूरों का संकट है, किसानों का संकट है और एमएसएमई सेक्टर यानी कि कुछ ऐसे क्षेत्र थे जहां पर पहले से ही मंदी की मार पड़ी हुई थी, जिसकी रफ्तार, उन क्षेत्रों की रफ्तार कोरोना संकट के आने से पहले ही बहुत ही सुस्त थी। लेकिन अब लॉकडाउन की वजह से उन क्षेत्रों की जो हालत है वो चरमरा गई है। तो इसको देखते हुए आज आरबीआई ने राहत पैकेज का ऐलान किया है। आईएमएफ हो, विश्व बैंक हो, यूएन हो, सब कह चुके हैं कि किस तरह वैश्विक अर्थव्यवस्था में जो मंदी आएगी उसकी वजह से पूरी दुनिया भर में लाखों और करोड़ों लोग गरीबी के दलदल में फंस सकते हैं। तो आरबीआई ने आज जो राहत पैकेज का ऐलान किया है उसकी जानकारी मैं आपको देती हूं। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने आज राहत पैकेज की घोषणा की और उन्होंने बताया कि बाजार में 50,000 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा और 3 बड़े बैंकों के जरिए ये निवेश किया जाएगा, यानी नाबार्ड, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक को 25,000 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। सिडबी, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक को 15,000 करोड़ रुपए दिए जाएंगे और एनएचबी यानी नेशनल हाउसिंग बैंक को 10,000 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। उन्होंने बताया कि पूरी दुनिया इस वक्त मंदी की ओर बढ़ रही है, लेकिन भारत के हालात उतने खराब नहीं हैं, क्योंकि उन्होंने आईएमएफ के अनुमानों का हवाला दिया था। आईएमएफ ने पिछले दिनों कहा था कि कैसे वैश्विक अर्थव्यवस्था में $9.9 ट्रिलियन के नुकसान की आशंका जताई जा रही है। इतना नुकसान हो सकता है वैश्विक जीडीपी को, लेकिन भारत में इतने बड़े नुकसान की आशंका नहीं है। भारत को फिर भी मामूली राहत की अनुमान किया गया था। आईएमएफ ने भारत की तरफ से थोड़ा सा राहत का अनुमान जताया था। तो आज शक्तिकांत दास ने कहा कि किस तरह जो G20 देश हैं उनमें भारतीय अर्थव्यवस्था सबसे बेहतर हालत में है। वहीं आपको बता दें कि रिजर्व बैंक ने रिवर्स रेपो रेट में 25 बेसिस पॉइंट की कटौती की है, जिससे कि बाजार में और पैसा आए और साथ ही रिवर्स रेपो रेट जो है वो 4% से घटकर 3.7 है। हालांकि रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया गया है। आरबीआई गवर्नर ने कहा कि देश में बैंकिंग सेक्टर पूरी तरीके से काम कर रहा है, लॉकडाउन का उस पर कोई असर नहीं पड़ा है। देश के लगभग 91% एटीएम जो है वो काम कर रहे हैं और उन्होंने साफ किया
कि सरकार और आरबीआई लगातार कोरोना संकट पर नजर बनाए रखे हुए है, हालात पर नजर बनाए रखे हुए है और बाजार में कैश की कमी बिल्कुल नहीं आने दी जाएगी। और इसी के तुरंत बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ट्वीट किया और उन्होंने कहा कि आरबीआई की इन घोषणाओं से लिक्विडिटी बढ़ेगी और साथ ही खास तबके यानी कि छोटे व्यवसायों, एमएसएमई, किसानों और गरीबों को मदद मिलेगी। अब मैं आपको बताती हूं कि आरबीआई की इन घोषणाओं का क्या असर पड़ेगा। रिवर्स रेपो रेट वो दर है जिससे बैंकों को आरबीआई में जमा अपनी रकम पर ब्याज मिलता है। जब आरबीआई इस रेट को घटाता है तो बैंक अपना पैसा आरबीआई के पास रखने की बजाय उसे कर्ज देना पसंद करते हैं, यानी कि बाजार में नकदी बढ़ती है। इससे आम लोगों में ये उम्मीद बढ़ती है कि शायद अब आसानी से कर्ज मिल जाए। नाबार्ड जो है, नाबार्ड एग्रीकल्चर और रूरल सेक्टर में कर्ज की जरूरतों को पूरा करता है, इसलिए कहा गया है कि इससे किसानों को और ग्रामीण क्षेत्र का जो संकट है उसमें राहत मिलेगी। सिडबी ये जो एमएसएमई इंडस्ट्रीज है यानी सूक्ष्म, छोटे और मंझोले उद्योगों को कर्ज देता है, तो एमएसएमई सेक्टर के लिए सिडबी बैंक को पैसा दिया गया है और साथ ही एनएचबी ये हाउसिंग प्रोजेक्ट्स जो होते हैं उनके लिए कर्ज देता है। तो इस तरीके से ये कहा गया है कि किस तरह एमएसएमई और किसानों को इस पैकेज से राहत मिलने वाली है। साथ ही ये भी एक बड़ी घोषणा की गई है कि एनपीए यानी कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स की को घोषित करने की जो प्रक्रिया है उसमें अब 3 महीनों को शामिल नहीं किया जाएगा, यानी 1 मार्च से लेकर 31 मई तक शामिल नहीं किया जाएगा। नियम ये कहते हैं कि जब आप लोन लेकर 90 दिनों में उसका रीपेमेंट नहीं करते हैं पूरी तरीके से तो बैंक उस खाते को एनपीए घोषित कर देता है। लेकिन आज की घोषणा के बाद जो 90 दिनों की गिनती है यानी एनपीए उसको करार दिया जाएगा, 90 दिनों की जो गिनती है वो अब 31 मई के बाद शुरू होगी, यानी 31 मई तक एनपीए नहीं करार दिया जाएगा। अगर आप लोन का रीपेमेंट नहीं करते हैं तो वो एनपीए नहीं घोषित होगा। उसके बाद 90 दिन 31 मई के बाद काउंट होंगे। और अब अगली खबर की ओर बढ़ेंगे और बात करेंगे देश में किस तरह जो स्वास्थ्य कर्मी है, पुलिस कर्मी है, यानी जिन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोरोना से लड़ाई के योद्धा कहते हैं, उनके ऊपर किस तरह का संकट मंडरा रहा है, उनके जान को कितना खतरा है, ये मैं आपको बताती हूं। अलग अलग इलाकों से लगातार चिंताजनक खबरें आ रही हैं और स्वास्थ्य कर्मियों और पुलिस कर्मियों पर होने वाले हमले थमते नहीं दिख रहे हैं। राजस्थान के टोंक जिले में आज पुलिस कर्मियों की टीम पर हमला कर दिया गया और इस हमले में 3 पुलिस के जवान घायल हो गए। वहीं अगर बिहार की बात करें तो बिहार में पिछले 24 घंटों में 4 ऐसी घटनाएं सामने आ चुकी हैं जिसमें 2 मामले बिहार शरीफ के हैं। दरअसल बिहार में जो 4 जिले हैं सीवान, बेगूसराय, नालंदा और नवादा में डोर टू डोर स्क्रीनिंग शुरू की गई है, जिसके बाद इन्हीं जिलों में स्वास्थ्य कर्मियों के साथ मारपीट की घटनाएं सामने आई हैं। जब कोरोना वॉरियर्स इन इलाकों में स्क्रीनिंग के लिए जा रहे थे तो लोग या तो उन्हें वापस जाने के लिए कह रहे थे या फिर उनके साथ मारपीट की गई। इससे पहले औरंगाबाद और मोतिहारी से भी इस तरह की खबरें सामने आई। बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने असामाजिक तत्वों को सख्त लहजे में चेतावनी देते हुए कहा कि अगर स्वास्थ्य कर्मियों और पुलिसकर्मियों की टीम पर इस तरह के हमले किए जाते हैं तो किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। लेकिन बिहार ही नहीं, दूसरे राज्यों से भी ऐसी खबरें आ रही हैं। उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश मध्य प्रदेश में हमने देखा कि किस तरह इंदौर के टाटपट्टी इलाके में महिला स्वास्थ्य कर्मियों की टीम पर जिस तरीके से हमला किया गया। उत्तर प्रदेश में हमने देखा मुरादाबाद में जिस तरीके से हमला हुआ। हरियाणा में पुलिसकर्मियों की टीम पर हमला हुआ जब वहां पर पुलिसकर्मियों की टीम लॉकडाउन, लोगों को ये समझाने गई थी कि लॉकडाउन है, आप घरों के अंदर रहिए, तो किस तरह लड़कों की एक भीड़ ने पुलिसकर्मियों को घेर कर पिटाई कर दी थी। और इसके साथ ही हमने पंजाब में देखा कि किस तरह एक एएसआई का हाथ काट दिया गया था। तो ये बहुत सारी खबरें आ रही हैं। कुछ राज्यों ने यहां तक चेतावनी देते हुए कहा था कि इस तरह के हमले बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे और जो भी लोग इन हमलों में शामिल होंगे, शरीक होंगे, उनके खिलाफ रासुका लगाया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद अपने 14 अप्रैल को जो राष्ट्र के नाम संबोधन किया था उन्होंने सुबह 10 बजे, उसमें उन्होंने जो 7 वादे पूछे गए थे लोगों से, जो 7 अपील की थी उन्होंने लोगों से, उसमें एक अपील ये भी शामिल थी कि जो कोरोना के योद्धा हैं यानी कि जो स्वास्थ्य कर्मी हैं, पुलिस कर्मी हैं, उनका सम्मान करें। और हमने देखा कि गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों को इसके लिए निर्देश भी जारी किए हैं कि इस तरह के हमलों को रोका जाए। लेकिन उसके बावजूद देश में इस तरह के हमलों की संख्या लगातार बढ़ रही है और बहुत तेजी से बढ़ रही है। और अब बात करेंगे भारत में
कोरोना संक्रमण की क्या स्थिति है वो मैं आपको बताती हूँ। भारत में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। अभी जो थोड़ी देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की, उसमें सामने आया कि पिछले 24 घंटों में 1076 नए मामले सामने आए और 32 लोगों की मौत हुई है। देश में 13,500 का आंकड़ा पार हो चुका है। अब तक 13,835 लोग कोरोना की चपेट में आ चुके हैं, जिसमें से 11,616 मामले जो हैं वो सक्रिय एक्टिव केसेस हैं। 1766 लोग स्वस्थ हो चुके हैं और 452 लोगों की मौत हो चुकी है। देश में कोरोना ने सबसे ज्यादा कहर महाराष्ट्र पर बरपाया है और महाराष्ट्र में आज यानी पिछले 24 घंटों में 288 नए मामले सामने आए और 7 मौतें दर्ज हुई हैं। महाराष्ट्र में अब तक कुल मामले बढ़कर 3,204 हो गए हैं और महाराष्ट्र अगर मौत का आंकड़ा देखें तो उस लिहाज से भी महाराष्ट्र सबसे ज्यादा प्रभावित है। अभी तक महाराष्ट्र में 194 लोगों की मौत हो चुकी है। राजधानी दिल्ली में 1640 मामले सामने आ चुके हैं, जबकि 38 लोगों की मौत हो चुकी है। मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो मध्य प्रदेश में अब तक 1299 कुल मामले सामने आए हैं। तमिलनाडु में अब तक 1267 मामले सामने आए हैं। राजस्थान में पिछले 24 घंटों में 38 नए मामले दर्ज किए गए और राजस्थान में 1169 मामले हो चुके हैं कुल। गुजरात में बहुत तेजी से मामले बढ़ रहे हैं। गुजरात में 92 मामले पिछले 24 घंटों में दर्ज किए गए और गुजरात में भी 1000 का आंकड़ा पार हो चुका है। गुजरात में 1021 मामले अब तक हो चुके हैं कोरोना वायरस के और इसके साथ ही राज्य में 38 लोगों की मौत हो चुकी है। उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश में 846 लोग कोरोना से संक्रमित हैं और उत्तर प्रदेश के 49 जिलों में कोरोना वायरस फैल चुका है। कर्नाटक में पिछले 24 घंटों में 44 नए मामले दर्ज किए गए और कुल जो संख्या है वो 359 पर पहुंच गई है। इसमें 13 मौतें हो चुकी हैं और 88 लोग स्वस्थ हो चुके हैं या फिर वो जो डिस्चार्ज हो चुके हैं। पश्चिम बंगाल की अगर बात करें तो वहां पर सक्रिय मामले 162 हैं और 10 लोगों की मौत हो चुकी है। बिहार में आज एक कोरोना पॉजिटिव मरीज की मौत हो गई और बिहार में अब तक जो कुल संख्या है वो 80 हो गई है और 2 लोगों की कोरोना के चलते मौत हुई है। छत्तीसगढ़ में आज 3 नए मामले सामने आए। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ में कुल मामले बढ़कर 36 हो गए हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ में 23 लोग स्वस्थ भी हो चुके हैं। इन 23 को अस्पतालों से छुट्टी दे दी जा चुकी है। हिमाचल में 35 तो वहीं उत्तराखंड में 40 मामले अब तक सामने आ चुके हैं और कई ऐसे राज्य हैं जिनका डेटा मैंने आपको नहीं बताया है। केरल, तेलंगाना, ये राज्य शाम को 6 बजे के बाद अपडेट करते हैं, तो इनका अपडेट मैंने आपको नहीं दिया है। दुनिया भर की अगर बात करूं तो कोरोना का संक्रमण अभी भी काफी तेजी से फैल रहा है। दुनिया में 21 लाख से ज्यादा लोग कोरोना की चपेट में आ चुके हैं और पिछले 24 घंटों में 95,000 नए मामले दर्ज किए गए और कुल जो संख्या है कोरोना वायरस संक्रमितों की वो 21,57,000 हो गई है। मरने वालों का आंकड़ा भी लगातार बढ़ रहा है और 1,44,000 लोगों की मौत हो गई है कोरोना के चलते। अमेरिका कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा प्रभावित देश है। अमेरिका में मरने वालों की संख्या 32,000 के पार चली गई है, जबकि 6,68,000 लोग वहां कोरोना की चपेट में है। न्यूयॉर्क में अब तक 12,000 लोगों की मौत हो चुकी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने देश में सामान्य जनजीवन शुरू करने के लिए 3 चरणों की एक योजना का प्रस्ताव भी रखा है। यानी कि अमेरिका में हालात इतने भयावह हैं, लेकिन उसके बावजूद राष्ट्रपति ट्रंप जो है वो सामान्य जनजीवन को बहाल करने के लिए उन्होंने लॉकडाउन को खोलने के लिए वहां पर एक 3 चरणों की योजना बनाई है, जिसका नाम है ओपनिंग अप अमेरिका अगेन। योजना के तहत स्कूल और दफ्तर फिर से खोलने के लिए प्रस्ताव पेश किया गया। अमेरिका के बाद इटली सबसे ज्यादा प्रभावित देश है। इटली में अब तक 22,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और इटली में 1,68,000 लोग कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। इटली में 3 मई तक के लिए लॉकडाउन लागू है। अमेरिका के बाद कोरोना वायरस के जो सबसे ज्यादा मरीज हैं इटली, मौत के आंकड़ों को अगर देखें तो अमेरिका के बाद इटली दूसरे नंबर पर है, लेकिन अगर मरीजों की संख्या देखें तो अमेरिका के बाद स्पेन दूसरे नंबर पर है और स्पेन में
अब तक 1,84,000 लोग कोरोना की चपेट में आ चुके हैं और 19,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। फ्रांस की अगर बात करें तो वहां 17,920 लोगों की मौत हो चुकी है और 1,47,000 लोग कोरोना की चपेट में हैं। ब्रिटेन में मरने वालों की संख्या 13,000 के पार चली गई है। ब्रिटेन में 23 मार्च से लॉकडाउन लागू है और कल वहां ये फैसला लिया गया कि लॉकडाउन को 21 और दिनों के लिए बढ़ा दिया गया है। जापान में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने 6 मई तक देशव्यापी आपातकाल को लागू कर दिया है। उधर फिलीपींस ने अपने नागरिकों को साफ साफ कहा है कि अगर आप लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करते हैं, कर्फ्यू का पालन नहीं करते हैं, तो फिर देश में मार्शल लॉ लगाना पड़ेगा, यानी कि सेना को सड़कों पर उतारना पड़ेगा। हालांकि फिलीपींस में उतनी भयावह हालात नहीं है, लेकिन फिर भी एहतियात के तौर पर वहां की सरकार ने अपने नागरिकों को ये चेतावनी दी है कि अगर वो लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करते हैं तो फिर वहां पर सेना को सड़कों पर उतारा जाएगा। और सबसे आखिर में बात करेंगे चीन के बारे में। दुनिया भर में तांडव मचा रहा है कोरोना वायरस और चीन में पहला मामला सामने आया था कोरोना वायरस का और उसके बाद हमने देखा कि चीन में किस तरह हालात जो है वो गंभीर होते चले गए। लेकिन चीन से जो रोज मौत के आंकड़े जारी हो रहे थे उस पर पूरी दुनिया संदेह की नजरें थी, यानी संदेह की निगाहों से उन आंकड़ों को देखा जा रहा था। अमेरिका लगातार हमला कर रहा था। अमेरिका का दावा था कि चीन जो है वो अपनी स्थिति को साफ नहीं कर रहा है, दुनिया के सामने जो सच है उसको नहीं रख रहा है। लेकिन अब चीन ने वुहान शहर में जो मौतें हुई थी उनका आंकड़ा बढ़ा दिया है, अप्रत्याशित रूप से बढ़ा दिया है। समाचार एजेंसी शिन्हुआ के मुताबिक चीन ने राष्ट्रीय स्तर पर मृतकों की संख्या में करीब 40% की बढ़ोतरी करते हुए इस वायरस से मरने वालों की कुल संख्या जो है वो 4,636 बताई है और कुल संक्रमितों की संख्या 82,692 हो गई है। हालांकि चीन ने इसके पीछे 4 बड़ी वजह भी बताई है और चीन का मानना है कि सबसे पहले तो क्योंकि शुरुआती दिनों में महामारी के चलते कुछ लोग अस्पताल नहीं पहुंच पाए थे और अस्पतालों में कुछ लोगों को जगह नहीं मिल पाई थी, तो कुछ मरीजों ने घर पर ही दम तोड़ दिया। साथ ही चीन ने यह भी माना कि रिपोर्टिंग जो है वो गलत हुई और देरी से हुई, भ्रामक रिपोर्टिंग हुई। इसके साथ ही कुछ अस्पताल महामारी सूचना नेटवर्क से छूट गए और ऐसे अस्पताल समय रहते डेटा देने में विफल रहे सरकार को, इसलिए ये जो पूरे डेटा हैं इनमें इस तरह की वृद्धि की गई है। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि मृतकों की जो पंजीकृत जानकारी थी, कुछ मृतकों की जानकारी अधूरी थी, रिपोर्टिंग में दोहराव और गलतियां थी। कुछ समय से अमेरिका लगातार चीन को संदेह की नजरों से देख रहा था। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप खुद कई बार चीन पर निशाना साध चुके हैं। उन्होंने खुद कहा था कि चीन किस तरह मौत के आंकड़ों को छुपा रहा है और WHO पर भी उन्होंने चीन का पक्ष लेने का आरोप लगाया था और इसके बाद हमने देखा कि किस तरह डोनाल्ड ट्रंप ने WHO की फंडिंग को रोक दिया। लेकिन आपको बता दें कि कोरोना वायरस की शुरुआत चीन से हुई थी और अब भी वहां मामले सामने आ रहे हैं, लेकिन उसमें काफी कमी देखी गई है। बीच में काफी दिनों तक हमने देखा कि चीन से कोई नए मामले सामने नहीं आए थे, तो चीन ने काफी हद तक कोरोना वायरस पर काबू पा लिया है और अब वहां 75 दिनों के बाद लॉकडाउन को खोल दिया गया है। तो ये थी आज की 5 बड़ी खबरें। मैंने आपको बताया कि किस तरह सिर्फ भारत ही नहीं, दुनिया के सामने यानी वैश्विक अर्थव्यवस्था के सामने मंदी का संकट है। किस तरह चीन, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, दक्षिण कोरिया में लाखों लोगों की नौकरियां जा रही है। भारत में खुद मंगलवार को फिक्की ने कहा था कि अप्रैल से लेकर सितंबर तक 4 लाख लोगों की नौकरियां छिन सकती हैं। ये मैंने आपको बताया और साथ ही ये भी बताया कि आरबीआई ने आज जो घोषणा की उसका क्या मतलब है, जिसके बाद प्रधानमंत्री ने कहा कि ये जो घोषणा है इससे गरीबों और MSME सेक्टर को राहत मिलेगी, उनको संकट से उबारने के लिए ये घोषणा की गई है। साथ ही मैंने आपको बताया कि किस तरह देश के अलग अलग इलाकों से लगातार स्वास्थ्य कर्मियों और पुलिस कर्मियों पर हमले की खबरें सामने आ रही हैं। राजस्थान के टोंक का आज जो ताजा मामला है उसका मैंने जिक्र किया, बिहार के बारे में मैंने आपको बताया और इसके साथ ही देश में कोरोना के मरीजों की संख्या 13,500 को पार कर चुकी है। 452 लोगों की मौत हो चुकी है, उसकी जानकारी भी मैंने आपको दी। और साथ ही दुनिया भर में 21 लाख लोग कोरोना की चपेट में हैं, वो भी मैंने आपको बताया कि कैसे 1,44,000 लोगों की जान जा चुकी है कोरोना वायरस से पूरी दुनिया में। तो ये थी आज की हमारी 5 बड़ी खबरें
और जाने से पहले बता दूं कि ये सारी खबरें आप एशियावेल हिंदी की वेबसाइट पर काफी डिटेल में देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और साथ ही जो दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, मैं उनसे गुजारिश करना चाहूंगी कि आप अपना 1 मिनट का वीडियो शूट करके एशियावेल हिंदी को भेजें। आप हमें बताएं कि लॉकडाउन के दौरान आप अपना वक्त कैसे बिता रहे हैं, क्या क्रिएटिव कर रहे हैं, क्या सीख रहे हैं, कुछ नया अपना रहे हैं, कोई नई हॉबी सीख रहे हैं, योगा कर रहे हैं, बुक पढ़ रहे हैं, गाने सुन रहे हैं, नेटफ्लिक्स चला रहे हैं, क्या आप कर रहे हैं, आपका रूटीन कैसा है, ये आप हमें बताइए। और आप जो 1 मिनट का वीडियो हमें भेजेंगे वो हम एशियावेल हिंदी के सभी एशियावेल के जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उस पर वो वीडियो हम जरूर पोस्ट करेंगे। तो नंबर मैं आपको दे देती हूँ, एशियावेल हिंदी का व्हाट्सएप नंबर है, नोट डाउन कर लीजिए, 9003074655। ये एशियावेल हिंदी का व्हाट्सएप नंबर है, 9003074655। ये एशियावेल हिंदी का व्हाट्सएप नंबर है। आपको इस नंबर पर 1 मिनट की ड्यूरेशन का एक वीडियो बनाकर भेजना है जिसमें आपको ये बताना है कि कैसे आप नेगेटिविटी के माहौल में खुद को पॉजिटिव रख रहे हैं, लॉकडाउन के दौरान आपकी दिनचर्या क्या है, आप अपना वक्त कैसे बिता रहे हैं। तो आप ये वीडियो बनाकर इस नंबर पर जरूर भेजें। फिलहाल आज के इस लाइव में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरें देखने, पढ़ने और सुनने के लिए आप बने रहिए एशियावेल हिंदी के साथ। नमस्कार।